अब नहीं आ रही अब नहीं है, हाँ आपने वो बंद कर दिया ना ऊपर वाला जो। हाँ, तो ठीक। अब आप लोगों को यहाँ से सुनाई दे रहा है, अपने में दिखाई दे रहा होगा, जो हम बताते जाएंगे वो चीज आप लोगों को दिखती जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 7:10 वैसे ही होने जा रहा है। तो मैं तो ये तो बंद कर दूं ना, ये रिकॉर्डिंग चल रहा है इसमें रिकॉर्डिंग होगा नहीं इसमें। नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं होगा, लेकिन हम जो वेबसाइट के बारे में बता रहे हैं आप देखोगे तो उसी में, क्योंकि यहाँ डिस्प्ले तो सामने है नहीं, हाँ, हाँ, क्योंकि हाँ। हमारे सामने डिस्प्ले है। ठीक है ना, तो इसमें आपको वेबसाइट दिख रही होगी, है ना। तो वेबसाइट दिख रही है, तो वेबसाइट में क्या है कि इसमें जैसे कि आपने कैलेंडर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, वेबसाइट में ऊपर आपको दिख रहा होगा, कर्सर जहाँ पे हम ले जा रहे हैं, ऊपर होम लिखा है, सर्विस, डाउनलोड, ब्लॉग, कैलेंडर, कॉन्टेक्ट। इस शेयर में दिख रहा होगा ना जी, नहीं दिख रहा है? कॉन्टेक्ट सारे। दिख रहा है, तो इसमें जहाँ पे कैलेंडर लिखा हुआ है तो दिख रहा है आपको? ठीक है, तुम्हारे में नहीं दिख रहा है? अरे नहीं नहीं, ये है, इसको करिए ना, ये है ना, दिख रहा है कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर दिख रहा है आप लोगों को? जब कैलेंडर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कैलेंडर ओपन हो रहा है। ठीक है, ये कैलेंडर ओपन होकर के आ गया। अब इस कैलेंडर में ये कैलेंडर है आपका अक्टूबर मंथ का। मोबाइल म्यूट कर दिया ना हमने, म्यूट करा होगा ना? देखिए क्या आ गया। नहीं नहीं, आपके पे म्यूट है, आपके म्यूट है, जिनके में म्यूट नहीं उनको सुनाई दे रहा होगा। नहीं समझ में आई बात? क्योंकि अभी तो इको आ रहा है ना, इससे म्यूट कर दिया। तो यहाँ पे जो कैलेंडर आपको दिख रहा है, इस कैलेंडर में आप देखिए, आपको डेट्स में कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा, जैसे 9 तारीख में देखिए दिख रहा है, 10 तारीख, 10 तारीख में आपको दिख रहा है GSTR 7 और GSTR 8। ठीक है, तो आप जब इस कैलेंडर पे आएंगे तो आप यहाँ आकर के ड्यू डेट्स देख सकते हैं कि किस चीज की ड्यू डेट कब है। ठीक है, जैसे कि अब आप आइए GSTR 1 देखना है तो 11 तारीख को होती है, 11 तारीख में आइए, देखिए लिखा हुआ GSTR 1 मंथली। ठीक है, इसी के ऊपर जब आप कर्सर लेके जाएंगे या क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूरी डिटेल बता देगा। अच्छा, दिख रहा है, द लास्ट डेट टू फाइल द GSTR 1 फॉर्म इज October 2021 फॉर द टैक्स पेयर्स हु हैव ऑप्टेड फॉर द मंथली रिटर्न फाइलिंग। जिन लोगों ने मंथली रिटर्न फाइलिंग की उनके लिए है। तो यहाँ पर आपको ये क्लिक करके आप पूरी चीज देख भी सकते हैं कि क्यों ये डेट है। ठीक है, और किसके लिए है। अब जैसे GSTR 1 क्वार्टरली है 13 तारीख में, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको बता देगा क्वार्टरली रिटर्न के लिए। ठीक है, GSTR 1 क्वार्टरली के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर आकर के आप ये देख सकते हो कि कौन से रिटर्न किसके लिए है। ठीक है, इसमें अगर आप लोगों को कोई कमेंट करना है, कोई चीज आपको लगता है कि कैलेंडर में और होनी चाहिए, ठीक है, तो उसमें आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि ये चीज इसमें हम और चाहते हैं, तो उस पर कोशिश की जाएगी कि वो चीजें अपडेट की जाए। ठीक है, तो ये सारी डेट्स आपको इसमें कैलेंडर में मिल जा रही है। ठीक है, अब इसके बाद हम दूसरी चीज भी देखते हैं कि और हमें यहाँ पे क्या मिल सकता है। तो यहाँ पर एक कैलेंडर के अलावा हमारे ब्लॉग्स हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम आ गए होम बटन पे। ठीक है, जब होम बटन पे आ गए तो देखिए एक यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस का आ रहा है बटन। ठीक है ना, कॉन्टेक्ट अस में जाकर के आप कोई भी क्वेरी हमारे साथ करना चाहते हैं, मैं बताना चाहते हैं, तो यहाँ कॉन्टेक्ट अस में आकर के आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप कॉन्टेक्ट अस में बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, कॉन्टेक्ट फॉर्म। इस कॉन्टेक्ट फॉर्म में आकर के आप जो है अपना नाम, ईमेल एड्रेस और क्या सब्जेक्ट है, क्या कमेंट है, आकर के सेंड कर देंगे तो ये क्वेरी हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, दूसरी एक चीज ये कि यहाँ पे एक राइट हैंड पे आप देख रहे होंगे एक ये बना हुआ है जो कि, ठीक है, ये मैसेज के लिए है कि कोई भी आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर आप नाम, ईमेल और मैसेज हमारे साथ, तो ये टॉक टू है, मतलब जिसको कहते हैं कि मैसेजिंग हमारी आपके बीच में हो सकती है तुरंत, मतलब उसी टाइम पे बात हो सकती है मैसेज के थ्रू। तो यहाँ से भी आप हमारे साथ कांटेक्ट में आ सकते हैं। दूसरा, इसमें एक डाउनलोड का ऑप्शन आप देख रहे हैं, तो जो डाउनलोड का ऑप्शन है अभी इसमें वर्क चल रहा है। तो डाउनलोड में बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी जो कि बहुत ही मिनिमम रेट्स पे आप यहाँ पे डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है,
ये जो ITR मिनिमम रेट मतलब अभी तो ये मतलब वो जो काम कर रहा है वो फिल करके देख रहा है इन चीजों को। तो यहाँ पर ज्यादातर आपको जो रेट पैसे से डाउनलोड होगा, जिसके कुछ चार्जेस होंगे 10 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए जो भी, तो उसमें ज्यादातर जजमेंट्स होंगे जो आपके मतलब के होंगे, किसी सब्जेक्ट विशेष से रिलेटेड होंगे। तो वो जो बहुत ही जरूरी होंगे, जो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होंगे, वो वाले जजमेंट्स यहाँ पर आपको कुछ पे करके डाउनलोड कर लेंगे। तो उसके बारे में यहाँ पे लिखा भी होगा कि ये कहाँ पर आप इसको यूज कर पाएंगे। अच्छा, ठीक, तो उस हिसाब से आप उसको यूज कर पाएंगे और यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे बहुत मिनिमम अमाउंट पे करके। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलेगी, जिसका कोई चार्ज नहीं होगा। जैसे नोटिफिकेशन वगैरह हैं, सर्कुलर्स हैं, हमारे लेख वगैरह हैं, वो आपको यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। जैसे ITR लिखा हुआ, तो ITR के बारे में है कि उसके जजमेंट्स हैं, ये जैसे लिखा हुआ नहीं, है? अभी तो ऐसे ही लिखा है इसको, आप मतलब समझिए कुछ नहीं लिखा है, ये मान के चलिए कुछ नहीं लिखा है। वो क्योंकि जो व्यक्ति वेबसाइट पे काम कर रहा है उसको तो इसके विषय में पता नहीं है, तो वो कुछ भी लिख करके देख लेगा, उस टाइप से। तो जैसे इसने सर्कुलर लिखा हुआ है, तो सर्कुलर, अब स्पेलिंग भी उसने जैसे देखो गलत लिखी है, तो वो तो वेबसाइट वाला भी काम कर रहा है। तो इसमें ज्यादातर जो पे करना होगा वो जजमेंट्स वगैरह पे करना होगा, जो बहुत ही हाई लेवल की चीजें होंगी उन पे। बाकी ज्यादातर चीजें यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल होती है। तो आप ये डाउनलोड्स कर दे। दूसरा ब्लॉग पे क्या है कि हमारे ब्लॉग आते रहेंगे जो रिलेटेड हैं, वो हम यहाँ पर लिख करके आपके साथ शेयर करते रहेंगे, जो जो चीजें हैं। जैसे अभी हम आपको कॉपी देते हैं, PDF कॉपी, जैसे अभी आपको आप लोगों को हमने भेजी है, तो PDF कॉपी आगे से जो क्लास वाली होगी वो क्लास में आपको आपके पास आएगी, यहाँ पे बाद में आएगी। अच्छा, वेबसाइट पे तुरंत नहीं आएगी, वो बाद में अवेलेबल होगी। जो लोग क्लास में होंगे उनको तुरंत व्हाट्सएप के थ्रू दे दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर 1 हफ्ते 10 दिन बाद यहाँ पर भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। अब जैसे यहाँ पर जो हमारी प्रोफेशनल क्लास आने वाली है, जिसमें 23 तारीख पड़ी है, तो ये 23 तारीख डेट चेंज हो जाएगी। अभी तो हम लोग उस पर नहीं गए हैं, तो ये डेट चेंज हो जाएगी। कब से आनी है यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये क्लास आएगी, उस क्लास में क्या क्या चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, वो सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। तो काफी कुछ चीजें आपको यहीं से अगर आपको ये है कि हमें किसी वेबसाइट पे जाना है, इनकम टैक्स की या GST की वेबसाइट पे जाना है, तो आप यहीं से उस पे जा पाएंगे। आपको वेबसाइट से बाहर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप होम बटन से नीचे आएंगे स्क्रॉल करके, तो यहीं पर आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। ये जैसे हमारे YouTube के वीडियो हैं, वो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। ये वीडियो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। यहाँ पे जैसे हमने 43rd GST काउंसिल के बारे में लिखा था, वो आपको मिल जाएगा। टैक्स रिटर्न आप देख रहे होंगे, लगा हुआ है राइट हैंड पे। टैक्स रिटर्न में क्या डॉक्यूमेंट्स नीडेड फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न इन इंडिया। अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना हो तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, आप यहीं पर क्लिक करके वो देख पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आपको यहीं पर हाउ टू वर्क में मिल जाएंगी। इसी में जब और नीचे आएंगे तो आपको वेबसाइट वगैरह मिल जाएंगी यहीं से। ये आपको दिख रही होगी इनकम टैक्स की, GST की और MSME की। तो यहाँ पे आप इनकम टैक्स पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट इनकम टैक्स पहुंच जाएंगे। GST पे क्लिक करेंगे, GST पहुंच जाएंगे। MSME पे क्लिक करेंगे तो MSME में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर और भी बहुत सारे लिंक अभी प्रोवाइड कराए जाएंगे कि आपको बाहर आने की जरूरत नहीं, सीधे यहीं से आप काम कर सकते हैं। यहीं पे एक आइकन मिलेगा जहां से आपको नोटिफिकेशन, सर्कुलर, एक्ट, रूल सब कुछ लेके जाएगा। तो ये धीरे धीरे ये सारी चीजें आपको इसमें मिलने वाली है। मतलब आपको वेबसाइट पे आप आते रहेंगे तो लेटेस्ट चीजें सारी आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। तो ये तो था वेबसाइट के बारे में। अब हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। जो आज का हमारा टॉपिक है, वो जो नया हमारा नोटिफिकेशन आया है, जिसमें कि रेट्स चेंजेस के बारे में बताया गया। GST रेट चेंजेस एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020। 1 अक्टूबर 2021 से जो भी GST के रेट्स में चेंजमेंट आए हैं उसके बारे में। तो इसके बारे में पढ़ा है आप लोगों ने कि अभी नहीं पढ़ा या कुछ सुना है? अभी नहीं पढ़ा ना सुना, ठीक है। देखिए है क्या कि जो भी चेंजेज आएंगे वो चेंजेज आपको डे टू डे देखने पड़ेंगे। हमारे वीडियो पे भी चीजें काफी कुछ आ जाती हैं, कुछ चीजें आपको आर्टिकल के रूप में हमारे वेबसाइट पर मिल जाएंगी। और बाकी जो चीजें हैं जब क्लास में है तो क्लास में तो हम लोग वो पर्टिकुलर पॉइंट पे डिस्कस करेंगे
किसी विशेष लॉ पे या किसी विशेष सेक्शन पे या किसी विशेष टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, तो वो तो केवल उसी पे होगा। अब उससे संबंधित जैसे कि आपको एक हफ्ते पहले लगभग बता दिया जाता है कि इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो बेस्ट ये है कि आप उस टॉपिक पे से संबंधित अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमको वहां पे जो बताए वेबसाइट पर जाकर के कॉन्टेक्ट अस से या मैसेजिंग वाले पे टॉक टू पे जाकर के आप वहां पे अपना क्वेरी में मेंशन कर सकते हैं, रेज कर दीजिए। जो क्वेरी रेज वहां पर कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी और हम उसका बेस्ट आपको जो है रिजल्ट दे पाएंगे। तो अब देखते हैं जीएसटी रेट चेंजेस एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020। Several notifications have been issued to notify the changes in the applicable rate of GST, including exemptions, pursuant to the decision taken at the 45th GST Council meeting. जो अभी 45वीं मीटिंग हुई थी उसमें जो डिसीजन लिए गए थे वो सारे नोटिफिकेशन आ गए हैं, सबके सब 1 अक्टूबर 2021 से एप्लीकेबल हो गए हैं। अब कौन कौन से एप्लीकेबल हो गए हैं और किस पे कौन सा रेट चेंज हो गया है उस पे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। The given changes are applicable from 1 October 2021. Rates have been increased with a special focus on the industries mainly operating under the inverted rate structure. We have referred to the notification issued under the CGST Act 2017. In the present write-up, parallel notification have also been issued under the IGST Act 2017. तो ज्यादातर इन्होंने जो इसमें लिया है वो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण उन रेट्स को बढ़ा दिया है जिससे उसमें रिफंड ना देना पड़े, क्योंकि आपने देखा होगा रॉ मटेरियल पे रेट ज्यादा है और हम जब फिनिश गुड बेच रहे हैं उस पे कम है, तो उन्होंने क्या किया कि उसको भी उठा करके उसी रेट पर ले आए। अब हम देखते हैं सबसे पहले रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री पे। रिन्यूएबल इंडस्ट्री जो है उस पे इन्होंने क्या किया है, द रेट ऑफ टैक्स फॉर द फॉलोइंग गुड्स हैव बीन इंक्रीज फ्रॉम 5% to 12%। अब जो 5% में थे उनको हम उठा करके ले गए 12% में, और ये किस नोटिफिकेशन से ले गए हैं, नोटिफिकेशन नंबर 8/2021 से। जब नोटिफिकेशन नंबर आप ये देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें वहां पर मिल जाएंगी। अब हमें ये पता होना बहुत जरूरी है कि हमारे कौन से आइटम के रेट 5% से बढ़ करके 12% हो गए, क्योंकि तभी तो हम चेक कर पाएंगे कि क्लाइंट हमारा जो है वो सही रेट चार्ज कर रहा है कि नहीं, या उसको अभी तक पता ही नहीं है इंक्रीमेंट हो गया, हाँ कि इंक्रीज हो गया। पता लगा 1 अक्टूबर की बात है, आज हम लोग 23 अक्टूबर में बैठे हुए हैं, 23 अक्टूबर तक पता लगा वो गलत ही चार्ज कर रहा है। 5% ठीक है ना, अगर वो 5% ही कर रहा है तो उसको देना तो 12% पड़ेगा। तो जो अंतर आएगा वो कौन बियर करेगा, वही करेगा, उसी को बियर करना पड़ेगा। जब बियर करना पड़ेगा तो हमसे भी कह सकता है कि वकील साहब आपने हमें बताया नहीं। ठीक है, तो हमें इसकी जानकारी टाइम टू टाइम होनी चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग जो हम लोगों की क्लासेस होगी उसी के आगे से, अभी तो सिस्टमैटिक चीजें नहीं है हम लोगों की, जो चीजें आप लोगों ने कहा कि ये बता दीजिए उसके हिसाब से हम लोगों ने क्लास ले ली। जैसे कि अभी हमारी 2 क्लासेस हो गई और दोनों जो है अक्टूबर में हुई है, लेकिन हम लोग जीएसटी रेट पे नहीं आए। ठीक है ना, तो सिस्टमैटिक ये होना चाहिए कि सबसे पहली क्लास हमारी जीएसटी रेट पे होनी चाहिए थी, क्योंकि जीएसटी रेट पे होती तो हमें पता होता और हम क्लाइंट को बता पाते। ठीक है ना, तो आगे जो हमारा ये सिस्टमाइज करके आएगा तो उसमें इस चीज का हम लोग ध्यान रखेंगे कि जो चीजें आज के लिए रेलेवेंट हैं सबसे पहले वो टॉपिक लिया जाए, उसके साथ जो दूसरा टॉपिक लिया जाए, जरूरी चीजें हैं पहले वो। ठीक है, और जो भी आपके क्वेश्चंस हो वो अगर हमें वीकली जैसे हो रही क्लास तो 2, 4, 5 दिन पहले अगर हमें भेज दें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए इसमें हम लोग देखते हैं कि जो नोटिफिकेशन नंबर 8/2021 में इन्होंने करा तो क्या क्या करा है, ये देखिए शेड्यूल 2 से लिया इन्होंने, जिसमें कि चैप्टर है आपका 84, 85 और 95। अब इसमें एक चीज बताएं कि इसमें जैसे कि हम लोग ये चैप्टर हेडिंग, सब हेडिंग और टैरिफ आइटम लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने शेड्यूल लिया हुआ है। क्या हम लोग अभी तक शेड्यूल को देखते हैं? किसी भी आइटम का एचएसएन कोड या टैक्स रेट के लिए जो हम एचएसएन कोड सर्च करते हैं या टैक्स रेट सर्च करते हैं, वहां से सर्च करके ही केवल टैक्स बता देते हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, एक्चुअली में हमें शेड्यूल में भी जाना चाहिए, फिर टैरिफ आइटम को भी देखना चाहिए, उसके बाद एचएसएन कोड और टैक्स रेट पे जाना चाहिए। यहाँ पर मिस्टेक हो सकती है, तो आगे अभी जब हम लोग किसी मीटिंग में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर ये इस तरह से लेंगे तो फिर ये नहीं हो पाएगी, तो आगे हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि शेड्यूल हमें देखना क्यों जरूरी है, शेड्यूल बनाया क्यों गया है। ठीक है ना,
तो अब देखते हैं फॉलोइंग रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइसेज एंड पार्ट्स फॉर देयर मैन्युफैक्चर। बायोगैस प्लांट है, सोलर पावर बेस्ड डिवाइसेस है, सोलर पावर जनरेटर है, विंड मिल्स है, विंड ऑपरेटेड इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर WOEG। ये सब आपके 5% से 12% में आ गए, सारी चीजें महंगी हो जाएंगी। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स, डिवाइसेस, सोलर लालटेन, सोलर लैम्प, ठीक है ना। बहुत सारे क्लाइंट, क्योंकि आजकल ये सोलर का बहुत ज्यादा चल रहा है और बहुत सारे क्लाइंट आपके हो सकता है सोलर पे डील कर रहे हो, ठीक है ना, और कर रहे हैं, लेकिन हमने तो उन्हें बताया नहीं, उनको पता हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि उनको भी तब पता चल पाता है जब उनके पास परचेज का बिल आता है। हाँ, सही कहा। परचेज बिल आता है तो देखते हैं अरे ये तो 12% में आ गया, तब वो आपको फोन करते हैं, वकील साहब क्या 12% हो गया, ठीक है ना। तो तब तक देर बहुत हो चुकी होती है। तो हमें ये आइए तो हमें ये चाहिए कि जो है हम ये चीज देख करके चलें कि कब हमें जो है इसको देखना है और कब इसको अब इसके बाद है ओशियन वेव्स, ऑब्लिक टाइडल वेव्स, एनर्जी डिवाइसेस, प्लांट्स, फोटोवोल्टिक सेल्स, whether or not assembled modules are made up into panels। इन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दिया, देखिए, if the goods specified in this entry are supplied by a supplier along with supplies of other goods and services, one of which being a taxable service specified in the entry at serial number 38 of the table mentioned in the notification number 11/2017 सेंट्रल टैक्स रेटेड डेटेड 28 जून 2017। तो यहाँ पर आकर के केवल डिटेल है, हम उसको केवल पढ़ दे रहे हैं। द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ दिस एंट्री डीम्ड as 70% of the gross consideration charged for all such supplies, and the remaining 30% of the gross consideration charged shall be deemed as value of the said taxable service। तो मेन चीज हमारी ये थी कि 5 से 12 में कौन से आइटम हमारे चलेंगे। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं रेलवे इंडस्ट्री। रेलवे इंडस्ट्री में क्या है, द रेट ऑफ टैक्स ऑफ द फॉलोइंग गुड्स हैव बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 12% टू 18%। अब ये वो आइटम है जो रेलवे के से रिलेटेड है और हमारे 12% में थे और आज की डेट में 18%। ये भी आपके नोटिफिकेशन नंबर 8 से रिलेटेड है, ये भी आपके, ठीक है ना। इसमें आपके आइटम आ गए rail locomotive powered from an external sources of the electricity or by electric accumulators, ये 18% में आ गए। Other rail locomotive standards such as diesel electric locomotive, steam locomotives and tenders thereof। अब ये कि जो एंसिलरी का काम कर रहे होंगे रेलवे के, एंसिलरी का काम कर रहे हैं या रेलवे के लिए पार्ट्स की सप्लाई कर रहे हैं, उनके ऊपर इसका इफेक्ट पड़ जाएगा। Self-propelled railway or tramway coaches, vans and trucks other than those of heading 8604, railway or tramway maintenance or services vehicle whether or not self-propelled, for example workshop cranes, hammers, dampers, liners, testing coaches and track instructions vehicles हैं इसमें। railway or tramway passengers coaches not self-propelled, luggage vans, post office coaches and other special purpose railway or tramway coaches not self-propelled excluding those of heading 8604, railway or tramway goods vans and wagons not self-propelled। इसके अलावा parts of railway or tramway locomotives or rolling stock such as bogies, vessels, bogies, axle and wheels and parts thereof। last railway or tramway track fixtures and fittings mechanical including electromechanical, signaling, safety or traffic control equipment for railways, tramways, routes, inland waterways, parking facilities, port installation और एयरफील्ड पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। तो ये आपके सारे के सारे जो 12% में थे आज की डेट में ये 18% में आ गए। अब नेक्स्ट आ गया पैकेजिंग इंडस्ट्री। पैकेजिंग इंडस्ट्री तो लगभग सभी से रिलेट करेगी, सभी पे इसका फर्क पड़ेगा, लेकिन हम लोगों को शायद जो है नहीं मालूम या हमारे क्लाइंट को नहीं मालूम, उसको दिक्कत आ सकती है। ये भी आपका 12% से 18% हुआ, नोटिफिकेशन नंबर 8 से ही मतलब है, 8/2021 से ही। इसमें जो हमारा गुड्स है वो क्या है, कार्टन्स हैं, बॉक्सेस हैं, केसेस, बैग्स एंड अदर पैकिंग कंटेनर्स ऑफ पेपर, पेपर बोर्ड, सेल्यूज, वेडिंग और वेव्स ऑफ सेल्यूलस फाइबर्स, बॉक्स फाइल्स, लेटर ट्रेज and similar articles of paper
और पेपर बोर्ड ऑफ ए काइंड यूज इन ऑफिस शॉप्स और द लाइक। तो ये 18% में आ गए हैं। इसके बाद वेस्ट स्क्रैप इंडस्ट्री को देखते हैं। ये जो आपका 5% है, तो ये 12 पे न ला करके सीधे 18% पे लेंगे। हाँ, ये भी आपका नोटिफिकेशन नंबर 8 में ही दिया हुआ है, जिसमें आपका है वेस्ट पेयरिंग्स एंड स्क्रैप ऑफ प्लास्टिक्स। इसके बाद आपका ये दिया हुआ प्लान्स एंड ड्राइंग्स और अरिथमेटिकल, इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल, टोपोग्राफिकल और सिमिलर पर्पजेज बीइंग ओरिजिनल्स ड्रॉन बाय हैंड, हैंड रिटन टेक्स्ट, photographic reproductions on sensitized paper, sanitized paper and carbon copies of the foregoing। ये भी आपका 12 से 18 मिले हैं जी। पेपर्स में भी, हाँ, पेपर्स में भी। Unused postage revenue or similar stamps of current or new issue in the country in which they have or will have a recognized face value, stamp impressed paper, bank notes, check forms, stock, share or bond certificates and similar documents of title other than duty credit schemes। ये भी 18% पे लिया है। ट्रांसफर डिक्लेरेशंस ये भी 18% पे लिया है। इस पे बहुत ज्यादा चीजों पे जो है इन्होंने चेंज किया है, पेपर पे बहुत ज्यादा, खासतौर से न्यू ईयर्स में डायरी, कैलेंडर जितने भी आने वाले हैं सब महंगे हो जाएंगे। प्रिंटेड और इलस्ट्रेटेड पोस्ट कार्ड्स, प्रिंटेड कार्ड्स bearing personal greetings, messages or announcements, whether or not illustrated with or without envelopes or trimmings, calendars of any kind, printed including calendar blocks, other printed matter including printed pictures and photographs such as trade advertising material, commercial catalogs and the like, printed posters, commercial catalogs, printed inlay cards, pictures, designs and photographs, plan and drawings for architectural, engineering, industrial, commercial, topographical or similar purpose, reproduced with the aid of computer or any other devices। तो मेरा ख्याल है शायद ही कोई चीज इन्होंने छोड़ी है, सारी की सारी चीजें इसमें ये कवर कर ली इन्होंने। फर्दर द कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स ऑफ 12% applicable on the services by way of printing of all goods falling under chapter 48 or 49, including newspapers, books, including braille books, journals and periodicals, which attract GST as the rate of 6% or 2.5% or nil, where only content is supplied by the publisher and the physical inputs including paper used for printing belong to the printer has been omitted। Now all such services shall attract the rate of 18%। सब 18% में ले आए हैं, केवल आपके न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स और पीरियोडिकल्स इन पे अलग अलग रेट्स कर दिए हैं इन्होंने, बाकी सारा का सारा आपका 18% में ले गए हैं। और ये आपका नोटिफिकेशन नंबर 6 में कवर हो रहा है। Other manufacturing services, publishing, printing and reproduction services, material recovery services, ये भी 18% पे ले। इसके बाद पेन इंडस्ट्री में देखते हैं। इसके बाद जो पेन इंडस्ट्री में लेके आए हैं, पेन इंडस्ट्री में द रेट ऑफ टैक्स फॉर द फॉलोइंग गुड्स हैव बीन इंक्रीज फ्रॉम 12% टू 18%। नोटिफिकेशन नंबर 8 में है ये। अब इसमें सारे पेन जो है आपके 12% से 18% में ले गए हैं। एक बार पढ़ देता हूँ। बॉल पॉइंट पेन्स, फेल्ट टिप्ड एंड अदर पर्पस पोरस टिप्ड पेन्स एंड मार्कर्स, फाउंटेन पेन्स, स्टाइलोग्राफ पेन्स एंड अदर पेन्स, डुप्लीकेटिंग स्टाइलस, pen holders, pencil holders and similar holders, parts including caps and clips of the foregoing articles other than those of heading 9609। अब ये चीजें जिस दिन डिस्कस करेंगे उस दिन बताएंगे हेडिंग्स क्यों इतनी कंपलसरी हैं, इनको देखना क्यों जरूरी है, शेड्यूल देखना क्यों जरूरी है। शेड्यूल्स में सब पूरा डिटेल्स दिया होगा। हाँ, उसी से पता चलेगा। देखिए, जब भी ये कोई चीज इधर से उधर ले जाएंगे तो शेड्यूल पे भी फर्क पड़ेगा। इसलिए पड़ेगा कि जब आपने शेड्यूल बना रखे हैं कि शेड्यूल फर्स्ट में ये होगा, शेड्यूल सेकंड में ये होगा, शेड्यूल थर्ड में ये होगा। अब मान लीजिए कोई आइटम आपने निकाला कि शेड्यूल थर्ड में जो है
वो 0% रहेगा। अब आप उसमें 18% ले आए तो कैसे ले आएंगे? सबसे पहले तो उसको उस शेड्यूल से हम हटाएंगे। तो हमें ये भी तो जरूरी है देखना शेड्यूल से आपने हटाया कि नहीं हटाया। तो उसका HSN कोड का डिफरेंस, HSN कोड तो बाद में आपको देखना है, पहले आपको शेड्यूल देखना है, फिर HSN कोड देखना है, फिर टैक्स रेट देखना है। ठीक है। अब इसमें जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है कार्बोनेटेड फ्रूट ड्रिंक इंडस्ट्री। Here too there was confusion as regards the applicable rate of tax on the carbonated beverage of fruit drink or carbonated beverage with fruit juice. Now the following entry has been inserted refer notification number 8/2020. अब जो कार्बोनेटेड फ्रूट ड्रिंक है उसका भी टैक्स रेट बढ़ गया। अब इसमें ले आए 28% में। क्या क्या है? कार्बोनेटेड बेवरेजेस ऑफ फ्रूट ड्रिंक और कार्बोनेटेड बेवरेजेस विद फ्रूट जूस। ये जो भी फ्रूट जूस या आपका फ्रूट ड्रिंक कार्बोनेटेड हो गया यानी कि उसका रेट 28% लगेगा। क्या? कार्बोनेटेड मतलब जिसमें गैस होती है ना, कितने से कितना गैस अंदर उसमें, जैसे आपकी कोल्ड ड्रिंक है उसमें क्या है वो कार्बोनेटेड है, उसमें गैस डाली जाती है, वो कार्बोनेटेड। जैसे ये एप्पल जूस पैकिंग में आता है कि एप्पल जूस अगर कार्बोनेटेड नहीं है तो उसका रेट अलग होगा, और कार्बोनेटेड है तो जैसे पैकिंग आता है 1 किलो का, आधा किलो का, नहीं आता है? दोनों तरह के आते हैं। एप्पल जूस जो प्रिजर्वेटिव वाले होते हैं, जो प्रिजर्व करते हैं, उसके साथ उसमें गैस डालते हैं, तो जैसे हिला दीजिए तो उसमें गैस फॉर्म में निकलेगी, वो समझिए कार्बोनेटेड। अच्छा, कितना किया? 28%। पहले कितना? पहले इसमें नहीं दिया इन्होंने, मेरा ख्याल 18 में था, पहले 18 में था, इन्होंने दिया नहीं है कितना था, 18 से 28 लेगा। ये भी नोटिफिकेशन 8 में है। हाँ, नोटिफिकेशन 8 में है। माइनिंग इंडस्ट्री पे देख लेते हैं क्या क्या है। द रेट ऑफ टैक्स फॉर द फॉलोइंग गुड्स हैव बीन इंक्रीज फ्रॉम 5% to 18%। ज्यादातर जितने भी रेट्स इन्होंने इंक्रीज करें वो सारे नोटिफिकेशन नंबर 8 में ही है। ये आपका 5 से 18 लगेगा। इसमें आपके ले गए आयरन ओर्स एंड कंसंट्रेट्स इंक्लूडिंग रोस्टेड आयरन पिलेट्स, और मैग्नीज ओर्स एंड concentrates including paragonous manganese ores and concentrated with a manganese contents of 20% or more calculated on the dry weight। अब ये सब चीजें जो है ना, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो ये आपकी जानकारी में नहीं, वो तो जब क्लाइंट आपसे डिस्कस करेगा तो बताएगा कि इसमें, बट सर ये वैसे उससे आप डिसाइड करोगे कि किस परसेंटेज में। जैसे कॉपर है, अभी जैसे आयरन बढ़ा दिया तो उसके भी सब सरिया सबके रेट बढ़ जाने सबके बिल्कुल बढ़ेंगे, क्योंकि वो तो उसमें पिगमेंटेड डाले ना, उसमें बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें कॉपर ओर्स एंड कंसंट्रेट्स है, निकेल ओर्स एंड कंसंट्रेट्स है, कोबाल्ट ओर्स एंड कंसंट्रेट्स है, अल्मोनियम ओर्स एंड कंसंट्रेट्स है। अब ये सारे इंक्रीज तो करेंगे ही करेंगे। लीड ओर्स एंड कंसंट्रेट्स है, जिंक ओर्स एंड कंसंट्रेट है, टिन ओर्स एंड कंसंट्रेट है, क्रोमियम ओर्स एंड कंसंट्रेट्स है। इसके अलावा जो अम्यूजमेंट पार्क इंडस्ट्री है, इसमें भी लोगों को कंफ्यूजन था, उसको भी इन्होंने दूर किया, साथ ही साथ इसको 18 और 28 दो में कर दिया। अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए। एम्यूजमेंट पार्क में जो टिकट्स होंगे ये भी बढ़ जाएंगे। हाँ, क्योंकि वो इसमें ही सारा उसमें बिल्कुल बिल्कुल। टिकट का और उसका इन्होंने अलग अलग इसमें बता दिया है कि टिकट पे क्या होगा और कौन सा अम्यूजमेंट पार्क में कौन से चीजों पे क्या क्या पे 18% रहेगा और किस पे 28% रहेगा, ये भी बता दिया। तो हियर टू देयर वाज कंफ्यूजन एज रिगार्ड्स द एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स 18% और 28%। कंफ्यूजन था कि 18 लगेगा कि 28 लगेगा। एज रिगार्ड द सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू वेरियस अम्यूजमेंट पार्क, वाइस वर्सा casinos or race clubs or sporting events like IPL, now the following have been substituted as under। ये आपका रिलेट है नोटिफिकेशन नंबर 6 से। ये सीरियल नंबर नोटिफिकेशन 11/217 आ रहा है, वो क्या है उसमें? कहाँ पे? जैसे नीचे करेंगे, जैसे ये जो दिया सीरियल नंबर नोटिफिकेशन और 11/2017। देखिए ऐसा होता है कि जब नोटिफिकेशन कोई प्राइमरी स्टेज पे इशू होता है, जैसे 2017 में आपका लगा, तो नोटिफिकेशन में क्या करते हैं, बहुत ब्रॉड होता है, बहुत डिटेल में सारी चीजें आती हैं कि जो चीजें रह गई हैं वो सारी पूरी डिटेल में ले लेते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, उसमें अगर किसी पार्ट्स को हमें चेंज कर रहा है, मान लो केवल टैक्स रेट ही चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, उसी नोटिफिकेशन का हवाला दे करके इसको चेंज कर देंगे। वो पूरा नोटिफिकेशन फिर से हमें लिखने की जरूरत नहीं है।
इसमें दिया सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू थीम पार्क्स, वाटर पार्क्स एंड एनी अदर प्लेस हैविंग जॉय राइड्स, merry-go-rounds, go-karting, or ballot other than any place covered by class third A below. तो इसमें दिया सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू ए casinos or race clubs or any other place having casinos or race clubs, or B sporting event like Indian Premier League. तो यहाँ पर इन्होंने ये जो कंफ्यूजन था वो क्लियर कर दिया कि अगर वहां पे कैसिनोज हैं या कोई ऐसा रेस हॉर्स का क्लब है तो वहां पर क्या होगा 28% लगेगा, और अगर केवल राइडिंग है, एंजॉयमेंट के लिए प्लेसेस हैं, वाटर पार्क्स है, थीम पार्क है, तो वहां के लिए 18% है। और इसमें इन्होंने ये भी बता दिया कि इंडियन प्रीमियर यानी जो IPL वगैरह आपका है उसमें भी 28%। तो इसमें ये जो टिकट्स में रहेगा कि उसमें जो अंदर जो जितने भी जैसे ड्रिंक्स हो गई या सब में कोई सेम रेट लगेगा? सब में रेट। अब ये क्या है कि जब आपके इसमें देखिए दो चीजें होती, कहीं पर क्या होता है केवल आपकी एंट्री फीस अलग है और अंदर के चार्जेस अलग है, तब तो आपके रेट अलग अलग हो जाएंगे। एंट्री फीस पे लग जाएगा 18 और 28 जो भी एप्लीकेबल है, अंदर फूड्स का है या किसी चीज का, उसका रेट अलग हो जाएगा। और कुछ जगह क्या कि बंडल पैक देते हैं, पैकेज देते हैं कि आप जो है 1500 रुपए दीजिए, आपको सारी राइड्स भी फ्री हैं, आपको सब सारा खाना पीना भी फ्री है, तो फिर वो आपका 18 और 28 जो भी एक एप्लीकेबल है वो पूरा अपोजिट टैक्सेस। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की। The concessional rates exemption have been granted on the specified goods as under the same shall be applicable only till 31st December 2020। ये आपका नोटिफिकेशन नंबर 12 में दिया है। देखिए इसमें क्या है कि जो आपको कोरोना काल की वजह से जो मेडिसिन में टैक्स रेट जो है एग्जेम्प्ट किए गए थे या कंसेशनल रेट पे किए गए थे, वो अब आपके केवल 31 दिसंबर 2021 तक ही एप्लीकेबल रहेंगे। यानी 1 जनवरी 2022 से जो भी उनके पुराने टैक्स रेट्स थे उस पर वो आ जाएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने आइटम्स बता दिए हैं कौन कौन से आइटम है जो नील है और कौन कौन से आइटम है जिसपे 5% है। ठीक है, तो ये मेरा ख्याल है बताने की पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके जो चीजें नई आई उनको तो डिस्कस करना ही पड़ेगी, तो आपको पहले से पता है टैक्स रेट इनमें घटाए गए थे या नील किए गए थे, और इस पे अब 1 जनवरी 2022 से ओरिजिनल रेट्स टैक्स रेट आ जाएंगे। इसके बाद जो इन्होंने एक ये चेंज किया बायोडीजल इंडस्ट्री। बायोडीजल इंडस्ट्री में क्या है, here the applicable rate of tax on biodiesel was 12%. Now 2 separate entries have been inserted in this regard as under। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इसकी 2 एंट्री कर दी है 12% में। अब 12% में क्या किया, एक 5 में कर दिया और एक 12 में कर दिया। अब 5 में कौन सी आएगी और 12 में कौन सी आएगी वो देखते हैं। देखिए बायोडीजल सप्लाइड टू ऑयल मार्केटिंग कंपनीज फॉर ब्लेंडिंग विद हाई स्पीड डीजल, ये आपका 5% में हुआ। और दूसरा जो है बायोडीजल अदर देन बायोडीजल सप्लाइड टू ऑयल मार्केटिंग कंपनीज फॉर ब्लेंडिंग विद हाई स्पीड डीजल, वो हो गया 12% में। यानी कि जो पेट्रोल में डीजल में मिलाया जाता है, बायोडीजल जो डीजल में मिलाया जाएगा, तो बायोडीजल अगर उन कंपनीज को हम दे रहे हैं जो डीजल में इसकी मिक्सिंग करेंगी, तो वो उनको हम देंगे 5% में। अगर उनके अलावा किसी को भी सप्लाई करते हैं तो 12%। Export freight for exporters. The exemption in existence as regards the export freight has been extended till 30th September 2022। तो इसको इन्होंने नोटिफिकेशन नंबर 7 से 30 सितंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है, जो कि अभी 30 सितंबर 2022 तक एप्लीकेबल रहेगा। तो इसमें क्या है, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एन एयरक्राफ्ट फ्रॉम कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया टू ए प्लेस आउटसाइड इंडिया। तो इस पे नील है और अभी 30 सितंबर 2022 तक नील ही रहेगा। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय ए वेजल फ्रॉम कस्टम्स स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया टू ए प्लेस आउटसाइड इंडिया, तो इस पे अभी भी नील है और 30 सितंबर 22 तक नील ही रहेगा।
अब इन्होंने जॉब और अल्कोहल पे भी डिफिनीशन डिफाइन कर दिया है, अलग अलग कर दिया है, 5% और 18%। तो इसमें क्या किया इन्होंने, देयर वाज कंफ्यूजन एज रिगार्ड्स द एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स ऑन द जॉब वर्क ट्रांजैक्शंस in relation to the manufacture of alcoholic liquor for human consumption. If the alcoholic liquor for human consumption is equated with food products, the rate of tax was 5%. Food products के साथ है 5% लगेगा. Now the following new entry has been inserted in his regard as under refer notification number 6/2021. तो यहाँ पर इन्होंने एक और कर दिया जिसको ले गए 18%. सर्विसेज बाय वे ऑफ जॉब वर्क इन रिलेशन टू मैन्युफैक्चर ऑफ एल्कोहलिक लिक्योर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. तो फूड के साथ है तो 5% है, फूड के साथ नहीं है तो आपको 18% पे करना. जैसे जो फूड, जैसे जो ये अपना ये बनता है एपी पे, ये इस पे 5% हो. हाँ, जो जॉब वर्कर्स हैं उनके. ओके. जॉब वर्कर के लिए 5%. केवल जॉब वर्कर्स के लिए. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपी राइट. तो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसके लिए भी इन्होंने इसमें डिफाइन कर दिया 12% और 18% का. Hitherto there was in distinction as regards the applicable rate of tax on the supply of services in the nature of temporary or permanent transfer or permitting the use or enjoyment of intellectual property. The applicable rate of tax was 12% if the IP was in respect of goods other than software, and the applicable rate of tax was 18%. If the IP is in respect of software, the said distinction as regards the applicable rate of tax has now been done away with. The amended entry is as under refer notification number 6/2021. यहाँ पर इन्होंने इसका डिस्क्रिप्शन में क्लियर दे दिया कि टेम्पोररी और परमानेंट ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी 18% में. इसके बाद चैरिटेबल एंटिटीज के लिए भी दे दिया. इसमें ही बड़ा कंफ्यूजन रहता था कि जो अभी जो टैक्सेस, प्रॉपर्टी के टैक्सेस तो उसमें ही पड़ जाएगा. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है, जो सर्विसेज जो भी जैसे फीस होंगी, ये सब इसमें हम लोग जो फीस होगी उसमें चार्ज करेंगे. बट वो तो अभी तो कोई लेता ही नहीं है. अभी जैसे कोई अभी तो कहते हैं भैया कर दो इतना खत्म, पे तो पैकेज तो भी इतना है. हाँ, देखिए अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें पता ही नहीं है कि इस पे हमें टैक्स पे करना भी है. वो घट रहा है, बढ़ रहा है, हमें मतलब ही नहीं, क्योंकि हम पे ही नहीं कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है उसके बारे में. रजिस्ट्री होती है, वो कहता है भैया कितना पैकेज है, ये खत्म. बस नहीं है, सारा कुछ पैकेज में है. और वो टैक्सेस तो भी अभी पता है, हमें तो पता ही नहीं था कुछ. हम लोग तो रजिस्ट्री करा देते थे, इसका पैकेज है अभी करा देते हैं, करा देते. बताओ क्या भैया तो खत्म. तो चैरिटेबल एंटिटीज जो हैं, here the certain specified services supplied by to the entities registered under section 12AA or the Income Tax Act 1961 enjoyed exemptions concessional rate of tax in view of the amendments made under the Income Tax Act 1961 in terms of insertion of section 12AB. तो यहाँ पर चैरिटेबल एंटिटीज में भी ये था कि 12AA पे दे रहे थे, 12AB पे नहीं दे रहे थे. तो यहाँ पर वो भी उन्होंने कर दिया कि 12A और 12AA और 12AB दोनों पे मिलेगा. Requiring the charitable entities to henceforth obtain registration under the said new provisions, an issue had arisen as regards the exemptions concessions under GST that were still linked with section 12AA and not section 12AB. Now the said anomaly has been corrected by incorporating reference to section 12AB in the following entries refer notification number 6/2020. तो अभी तक जो वो इनकम टैक्स के सेक्शन 12AA से लेते थे कि एग्जम्पशन अगर है वहां पर तो मिलेगा, अब उन्होंने सेक्शन 12AB पे नहीं दे रहे थे, तो उस पे भी इन्होंने क्लियर कर दिया कि उस पे भी हम इसको प्रोवाइड करेंगे. अब इन्होंने दे दिया कंपोजिट सप्लाई of works contract as defined in class 119 of section 2 of the Central Goods and Service Tax Act 2017. Other than that, covered by items class first IA, 1A, 1B, 1C, 1D, 1I, and 1F above supplied by way of constructions
erection, commissioning, installation, completion, fitting out, repair, maintenance, renovation और alteration। तो इस पे जो है, जो कंपोजिट सप्लाई है वर्क कॉन्ट्रैक्ट पे, उस पे 12% चार्ज करेंगे। इससे पहले 18% पता था, 18% चल रहा था, 18% था सर्विसेज पे। हाँ, सर्विसेज पे 18 था, तो कंपोजिट सप्लाई अगर है तो 12 ही लगेगा, 18 नहीं लगेगा। बाकी ये देखिए 12A 12AB की बात हम लोग ऑलरेडी कर ही चुके हैं। कंपोजिट सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट की है, ऐसे क्या है कि पूरा जैसे कोई सर्विस के लिए कि हम ये काम भी करेंगे और मटेरियल सप्लाई करेंगे तो वो 12% उसमें जैसे मटेरियल्स में तो 18% चल ही रहा था, जैसे अभी 18% चल रहा है, और कंपोजिट सप्लाई दे रहे हैं हम जैसे, तो वो तो हम लोग 18% पे ही चार्ज करते थे अभी तक। नहीं, 18% पे चार्ज करते थे, लेकिन वर्क कॉन्ट्रैक्ट पे अगर हम सप्लाई दे रहे हैं, और इसमें देखिए इन्होंने लिया क्या, कौन सा, क्लास 119 ऑफ सेक्शन 2 का। ठीक है, सेक्शन 2 का जो 119 सब क्लास 119 है, उसके डेफिनेशन के हिसाब से जो कंपोजिट सप्लाई है, उसमें जो जो चीजें आपकी कवर हो रही हैं, ये आपको उसमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी हमारी कवर हो रही, हाँ मेंशन की गई, वो 12% में केवल आएंगी, सारी चीजें आपकी नहीं आएंगी। इसके बाद सर्विसेज बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA और 12AB, उसी को इन्होंने दे दिया, वो नील है। 12AA 12AB का ये भी दे दिया, सर्विसेज बाय ओल्ड एज होम रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन। तो ये सारी चीजें जो 12A और 12B की थी, तो यहाँ पर केवल यही चेंज किया कि पहले केवल 12AA पे मिल रहा था, अब 12AB पे भी मिलेगा, केवल इतना ही इसमें सारे में चेंज है। इसके बाद अदर चेंजेस में है, एग्जम्पशंस हैज बीन ग्रांटेड टू द सर्विसेज बाय वे ऑफ ग्रांटिंग नेशनल परमिट to a goods carriage to operate throughout India, contiguous states, refer notification number 7/2021. Exemption has been granted to the provided to the central government, state government, union territory administration under any training program for which 75% or more of the total expenditure is borne by the central government, state government, union territory administration, refer नोटिफिकेशन नंबर 07/2021। तो ये जिसमें उनका 75% गवर्नमेंट बियर कर रही होगी, केवल उनके लिए है। Exemptions has been granted to the services by way of right to admission to the events organized under AFC Women's Asia Cup 2022, इसको भी exemption कर दिया नोटिफिकेशन नंबर 07 से। इसके अलावा exemption in respect of the services of leasing of assets, rolling stock assets including wagons, coaches, locos by the Indian Railway Finance Corporation to Indian Railway has been withdrawn, refer notification number 7 से इसको भी चेंज कर दिया, जो रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन था और रेलवे इंडियन रेलवे के लिए। टेम्परेंट सीड्स मीन फॉर एनी यूज अदर देन सोइंग शैल अट्रैक्ट द टैक्स एट द रेट ऑफ 5%। और नोटिफिकेशन नंबर में एक ये भी दिया है कि अगर बीज जो है बोने के लिए है तो उस पर 5% कर दिया है, बोने के अलावा अदर है तो उसका रेट जो भी है वो लगेगा। The following entry has been inserted in notification number 4/2017 CT rate to provide for the payment of tax under RCM, refer notification number 10/2021 CT rate। अब यहाँ पर देखिए कि RCM में आपको पता है कि फ्रेट का ही हम लोग RCM करते थे, और इसमें कुछ चीजें इन्होंने और भी जोड़ दी। क्या क्या आइटम जोड़ दिया है वो देखना है, ये जैसे टेक्निकल फीस और फ्रेट वगैरह पे ही हम लोग कर रहे थे RCM। अब यहाँ पर इन्होंने दे दिया फॉलोइंग एसेंशियल ऑयल्स। एक एसेंशियल ऑयल्स होता है, अगर जानते हो आप लोग, वो लगभग हर चीज में वो एसेंशियल ऑयल, जितने भी परफ्यूम और सब होते हैं उसमें एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल होता है। तो फॉलोइंग एसेंशियल ऑयल अदर देन दोज ऑफ साइट्रस फ्रूट, नेमली ए ऑफ पिपरमिंट या मेंथा पिपरेटिया, पिपरीटिया क्या कहते हैं, हाँ, ऑफ अदर मिंट्स स्प्रीमिंट ऑयल। तो ये इसके अलावा वाटर मिंट ऑयल, एक्समेंथा एक्विटिक, हॉरिसमेंट ऑयल, एक्समेंथालिस वेस्ट्रीज, बर्गमेंट ऑयल, एक्समेंथा साइट्रेट। तो ये जो आइटम है ये सारे के सारे आपके जो है RCM के तहत आ गए हैं। सप्लायर ऑफ गुड्स में इन्होंने दे दिया एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन, और रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई एनी रजिस्टर्ड पर्सन। तो उसमें आपको RCM जमा करना पड़ेगा।
forfeited rice kernel premix supply for ICDS or similar scheme duly approved by the central government or any state government shall attract the concessional rate of tax 5%. ये भी नोटिफिकेशन नंबर 11 से ले आए हैं कि इसको भी कंसेशनल रेट 5% में ले आए हैं। 45 राइस कर्नल जो उसकी हस्क होती है उसको 5% में ले आए। तो ये एक तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे ये जो आइटम है ये आ गए हैं आरसीएम के तहत, और अगर हम इसको ध्यान नहीं आरसीएम नहीं जमा कर रहे हैं और हमारा क्लाइंट इसमें डील कर रहा है, क्योंकि एसेंशियल यार बहुत सी चीजों में यूज होता है और वो रॉ मटेरियल के तौर पे लेता है, हम लोगों को पता नहीं होता कि वो एसेंशियल ऑयल यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन अगर कोई वो परफ्यूमरी या इस टाइप के वर्क कर रहा है तो आप जरूर देखें कि वो एसेंशियल ऑयल परचेज कर रहा है क्या। उसमें अगर ये आपके मेंथा है, पेपरमेंट है, ये सब आ रहे हैं तो उस पे उसको आरसीएम जमा करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है ये छोटी छोटी सी गलतियां जो है आगे चल के बहुत भारी पड़ जाती हैं और पता ही नहीं होता, जब पता चलता है तब तक बहुत देर हो गई होती है। कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें एक चीज आपको और बताएं, अभी भी आरसीएम में आप फ्रेट पे टैक्स जमा करते हैं, फ्रेट पे आरसीएम करते हैं, ठीक है। लेकिन जिसपे भी आरसीएम आप करते हैं तो आरसीएम कैसे करेंगे? आपने निकाला 10,000 रुपए का जो है हमारा फ्रेट हो गया, 10,000 रुपए पे आपने आरसीएम किया और उसका जो टैक्स बना वो आपने जमा कर दिया। लेकिन क्या हमने पढ़ा कि आरसीएम करने के लिए कंडीशन कौन कौन सी होती है? जब हम किसी चीज का आरसीएम करेंगे यानी उसकी टैक्स लायबिलिटी हम बियर करेंगे, टैक्स हम जमा करेंगे, तो हमें उसके लिए परचेज इनवॉइस बनानी है। यानी फ्रेट की है, मान लीजिए खर्चे की है, तब भी हमें उसकी टैक्स इनवॉइस बनानी है। क्या हम उसकी टैक्स इनवॉइस बनाते हैं? नहीं, अलग से बनानी पड़ती है आरसीएम को, उसी इनवॉइस में जोड़ देते हैं हम। नहीं, कैसे बनाया आपने टैक्स बताइए हमें। टैक्स इनवॉइस पे जैसे होता है जो बनता है नहीं, टैक्स इनवॉइस पे तो फ्रेट लग के आया तो उसपे तो चार्ज ही हो जाता है, क्योंकि उसपे तो वही रेट लगना है जो आइटम का है। लेकिन अगर उसपे नहीं आया, अलग से फ्रेट आया, तो वो तो अनरजिस्टर्ड था, तो उसने तो कहा भाई हमें तो कुछ बनाना नहीं है। जब उसको कुछ नहीं बनाना है तो आप टैक्स कैसे बनाएंगे बताइए? नहीं, टैक्स कैसे बनाएंगे? टैक्स बनाने का कोई तरीका तो बताया गया ना। उन्होंने कहा कि जिस चीज पे टैक्स आप जमा करें, जैसे आपने अनरजिस्टर्ड से परचेज किया तो आपको उसके लिए परचेज इनवॉइस बताई गई है कि आप परचेज इनवॉइस बनाएंगे। अब ये जैसे मेंथा में है, अब आपने किसी से इसको परचेज किया, वो रजिस्टर्ड नहीं है, आरसीएम की लायबिलिटी आपके ऊपर है, तो उसको बुक्स में कैसे दर्ज करेंगे? कैसे ले जाएंगे बुक्स में? पर्ची बना के? या कुछ भी नहीं बनाएंगे, सीधे बुक्स में लिख देंगे कि ये 10,000 रुपए का हमने परचेज कर लिया। का एक अलग सिस्टम है कि उसमें ही पे करना होता है। नहीं, बिल्कुल सही बात है, पे करने का कोई सिस्टम। मान लीजिए किसी से आपने पैसा लिया, रसीद बनाते हैं ना, है ना प्रोसीजर रसीद बनाने का, ठीक है ना। किसी से पेमेंट आपने लिया तो आप उसको रसीद बना के देंगे, किसी को आपने दिया तो वो आपको रसीद बना करके देगा, तभी तो बुक्स में आएगा। कोई भी चीज हो, आपने चेक ली, उसकी भी एंट्री आप करेंगे, कहीं स्लिप भरेंगे, बुक्स में हमारी कोई चीज आएगी, उसका एक प्रोसीजर हमारे इसमें बताया गया है एक्ट रूल में कि उसका ये प्रोसीजर होगा। तो आरसीएम के लिए भी बताया गया है कि आपको उसकी इनवाइस जनरेट करनी है, उसको नहीं करनी, आपको करनी, क्योंकि उसके ऊपर तो लायबिलिटी नहीं है। जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है उसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है। लायबिलिटी किसके ऊपर है? रजिस्टर्ड पे। आप रजिस्टर्ड हैं तो उसके लिए इनवॉइस जनरेट करेंगे आप। वैट में भी करते थे आप, परचेज इनवॉइस बनाते थे जिससे भी अनरजिस्टर्ड से लेते थे। हो सकता है वहां ना भी बनाते रहे हो, काम चल गया होगा, हाथ चल गया, लेकिन यहाँ नहीं चलेगा। आपको बता दें अगली नोटिसेज आपको इसकी आने वाली है।
वो कैसे बनाएगा? वो लोग बनाते अब टैक्स कैसे बनाओगे? आज की डेट में कैसे बनाओगे? वो जैसे तो मैं- कहेगा भैया 2017 में फ्रेट इतना दिखाया था, तो इसकी कितनी इनवॉइसें हैं आप दिखाइए हमें। वो एंट्री नहीं करते फ्रेट का, तो आते भी नहीं, और लोग टैक्स में रखते हैं अपनी मैनुअली चलाते हैं, जैसे लोग मैनुअली टैक्स में चला रहे हैं, तो वो कैसे बनाएंगे? तो इसीलिए तो यहाँ आए हो। हाँ, मैनुअली टैक्स बनवाए। क्या क्या हमें करना और क्या क्या हम कर ही नहीं रहे हैं, इसके बारे में सोचते भी नहीं है। तो सही बात है, कभी दिमाग में आया कि हमको इसकी इनवॉइस बनानी भी है। फ्रेट तो वो करते ही नहीं गुरुजी, बस ऐसे ही वो चल रहा है, उसमें रजिस्टर वाला हम लोग अपने हिसाब से उसको पे कर दिया, खत्म था। तो आप निश्चित जान लीजिए कि अगली नोटिसेज आपको उसकी आने वाली है। आप ये कतई मत सोचिए कि अधिकारियों को कुछ नहीं आता है। बहुत आता है। कुछ नहीं आता था का समय था, हाँ, ठीक है। जब आने वाला सिस्टम बंद हो जाता है तो लोग खोद खोद के निकालना शुरू कर देते हैं। SMT 13 जारी कर देते हैं। ठीक है ना, जब तक हम लोग के पास क्लाइंट आ रहा है, दे रहा है, चला आ रहा, माल देख ही नहीं रहे कौन नहीं दे रहा, कोई 6 महीने से नहीं दे रहा, पैसे ध्यान ही नहीं दे रहा। आज क्या हो रहा है? ये बहुत ऐसा है। जिसने कल काम कराया वो भी दे जाए, क्योंकि कहीं से आ ही नहीं रहा है तो वो भी दे। तो ये फर्क है। तो ये आप बिल्कुल मत मानिए, सब तैयारी में है। वो इसको करें कैसे? जैसे क्या नाम है, जैसे किसी पार्टी से फ्रेट हमने ले लिया, कुछ अनरजिस्टर्ड भी है, नहीं करना। देखिए है क्या, तो आपको इनवाइस जनरेट करनी है ना, केवल आपको एक इनवाइस बुक बनानी है, प्रिंट करानी है। जैसे आप टैक्स इनवाइस अपनी सेल की बनाते हैं, ऐसे परचेज की बनाएंगे और उसमें उसका नाम दर्ज करेंगे, किसका बिल किस माध्यम से आया, कौन से बिल के अगेंस्ट आया, उसकी डिटेल भरिए, किस ट्रांसपोर्ट से आया, डिटेल भर करके उसको बना दीजिए, खत्म बात। उसका फॉर्मेट क्या होगा? गुरुजी उसमें थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है, जैसे भाई जिस पार्टी से हमने मटेरियल लिया, तो वो तो किसी दूसरे से आएगा ना, फ्रेट तो दूसरा दे रहा है, कार्गो सर्विस दूसरी देता है, यूज करते हैं ना वो। तो जैसे पार्टी एक्स पार्टी है, कार्गो सर्विस उसने यूज करी, माल किसी से आता है जी। जिसने हमें हमारे पास माल लेकर जो फ्रेट हमसे लेने हैं। मान लीजिए एक डिलीवरी मैन है, वो क्या कहते हैं उसको, लोडर है, ठीक है। लोडर वाला हमारे पास माल लेकर के आया तो हम उसी के नाम से तो बनाएंगे बिल, क्योंकि पेमेंट हम किसको कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं। उसका गाड़ी नंबर डालेंगे, उसका नाम डालेंगे, मोबाइल नंबर डाला, जितना फ्रेट हुआ उसे, और RCM के तहत टैक्स जमा कर दिया। मतलब उसका हमें अलग से मेंटेन करना पड़ेगा, अभी तक हम कुछ नहीं कर रहे। हाँ भाई, अगर हम उसकी इनवॉइस जनरेट नहीं कर रहे हैं तो बुक्स में जाएगा कैसे? सही है। वो उस पे और जब हम परचेज जो इनवॉइस बनाते हैं उसमें उसके भी साइन होते हैं, किसने सर्विसेज प्रोवाइड की उसके भी साइन कराने हैं। ओके। तो जब आपने बनाई ही नहीं तो अभी बनाने की कौन गए? आपने तो आज तक सोचा ही नहीं कि इसकी जरूरत भी है। हम तो पहली बार सोच रहे थे, आपने बताया कि उसका ये फॉर्मेट क्या होगा? उसका फॉर्मेट क्या होगा? तो सब आपको आगे हम प्रोवाइड कराएंगे, चीजें आपको बताएंगे और सब चीजें प्रोवाइड भी कराएंगे। लेकिन अब ये इतना बड़ा विषय है कि इसमें सारी चीजें अगर हम एक साथ बताना चाहें तो न समझ में आएंगी और न हो पाएंगी। ये हम आपको हर एक में कोई ना कोई ऐसी चीज बताएंगे जरूर जो आपने सोची नहीं होगी। तो प्लीज हो जाए मटेरियल से अलाउड करो, खत्म काम। और ये समझ लीजिए कि आप जब पहले से सोचेंगे तो आप लाभान्वित भी होंगे और लोगों को भी आप लाभान्वित कराएंगे, ठीक है ना। और आपकी इमेज भी उसी से बिल्डअप होनी है, जब आप जो कोई नहीं कर रहा आप कर रहे हैं। लेकिन इससे मुझे ये अच्छा लग रहा है कि लोग अनरजिस्टर्ड ज्यादा से सकून में हैं। जो लोग अनरजिस्टर्ड हैं, काम कर लिया खत्म किया।